मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सहसपुर ब्रिज के नीचे दिन दहाड़े डॉक्टर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने डॉक्टर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जहां आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर मुखबिर को सूचना पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी थाना क्षेत्र के बदमाश जो गाली देने की बात विवाद को लेकर डॉक्टर युवक से विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते बदमाशों ने डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मृतक डॉक्टर अभिषेक उर्फ महेंद्र साहू उम्र 27 वर्ष थाना पाटन जिला जबलपुर का निवासी था। पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक अपनी गाड़ी लेकर उज्जैन के लिए घर से निकला था और उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाने के कारण वह भेड़ाघाट के सहसपुर के पास गाड़ी के मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वहां पर कुछ नकाबपोश युवक निकले और किसी बात को लेकर वाद विवाद करने लगे। अभिषेक ने गाली देने से मना किया तो बदमाशों ने उस पर 16 से 17 बार चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चाकू लगने की वजह से अभिषेक का खून ज्यादा बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। शनिवार दिनांक 3 जनवरी को थाना भेड़ाघाट क्षेत्र के सहजपुर में जो पुलिया है उसके पास में एक मृत अवस्था में व्यक्ति के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर भेड़ाघाट थाने से पुलिस ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया और मौके पर पाया कि एक व्यक्ति का शव रक्त रंजित अवस्था में नीचे सड़क पर पड़ा हुआ है और वहाँ पर ऐसा देख के लगा कि काफ़ी मृतक के शरीर पर चाकुओं से काफ़ी तेज़ घाव किए हुए हैं और वह मर्डर की घटना है। चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर था और घटना बड़ी गंभीर थी, दोपहर की घटना थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे क्राइम ब्रांच और थाना भेड़ाघाट के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया तत्काल और उनके द्वारा आसपास के पूरे एरिया में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बहुत सख्ती से, बहुत सक्रियता से प्रयास किए जाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और ये जानकारी मिली कि उसमें जो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी डेड बॉडी सड़क पर मिली थी वह उस वाहन का चालक था और वह एक दिन पहले अपने घर से निकला था। कुछ ही समय में उस व्यक्ति की पहचान, उस मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू के रूप में हुई, जो कि पास के गांव का रहने वाला था और उसके परिजन भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। क्योंकि उस समय घटना का कारण पता नहीं था, इसलिए घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और आसपास के क्षेत्र से पतारसी के प्रयास किए गए और सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास का जो भी साक्ष्य मिला, परिस्थितिजनक साक्ष्य मिले और लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर ये जानकारी मिली कि उसी दिन सवेरे सहजपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ था और बाद में उस विवाद के परिणाम स्वरूप जो विवाद जिसके साथ हुआ था सौरभ, वो अपने गांव के अन्य मित्रों के साथ मिला और एक षड्यंत्र उन्होंने अपना रचा, जिसके आधार पर आकर दोपहर में करीबन 12:30 के आसपास 6 या 7 लोगों ने मिलकर महेंद्र उर्फ अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या करी। जैसा कि अभी तक जो साक्ष्य एकत्रित हुआ है उसके अनुसार दिनांक 3 जनवरी को ही सवेरे सौरभ जो सहसपुर का निवासी है उसके साथ मृतक का विवाद हुआ था और कुछ इसमें अपशब्द आपस में उनके बोलने में आए, जिससे उसके प्रभावित होकर वो अपने मित्रों से मिला और 6 अन्य मित्रों को लेकर आया और बाद में इस घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए? इसमें सभी आरोपी बहुत जल्दी पहचान करके पुलिस ने अपने अभिरक्षा में ले लिए हैं और इनसे जो उन्होंने आला जरब इस्तेमाल किया था चाकू, उसकी जब्ती भी इनसे की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी इनके साथ संबंधित साक्ष्य था और भौतिक साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। सभी आरोपी अभिरक्षा में। इसमें से अभी तक 2 व्यक्तियों के सामान्य अपराध मिले हैं, एक का मारपीट का अपराध मिला है नकुल का और नितिन का भी एक 327 के अंतर्गत एक जो अपराध है थाने पर पंजीबद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिली है। इसमें पूर्व के विवाद की तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी मिली वो 3 तारीख को ही प्रारंभिक घटना के बाद उसी घटना के बारे में अभी तक साक्ष्य प्राप्त हो पाया है। घटना जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवेरे सौरभ के साथ विवाद हुआ था मृतक का और वह जो कारण रहा होगा शराब के नशे में जो भी आपस में इनका वार्तालाप हुआ, आप शब्द बोले, उसी से फिर प्रभावित होकर इसने अपने अन्य मित्रों को ये बताया कि भाई मुझे सवेरे अभिषेक ने इस प्रकार की गाली गलौज की है और उसके बाद इनके जो पॉलिसी बनी, जो भी इन्होंने योजना बनाई, तो उसके तहत ये क्रियान्वित हुआ। मैडम, जानकारी ये भी थी कि उसकी गाड़ी खराब थी रात से। मृतक के पिता और भाई ने ये जानकारी दी थी कि एक दिन पहले वो बोल के निकला था कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ सवारी लेकर और उसके बाद उनकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई थी। ये बात सही है
और उसके बाद और क्या स्थितियाँ निर्मित हुई जिसका परिणाम इतना भयानक हुआ, ये अभी तक पूछताछ में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ कोई लूट भी हुई है? नहीं, लूट की घटना का अभी तक इस संबंध में कोई पैसे, मोबाइल जानकारी वगैरह इसके पास? नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मैडम, जो सीसीटीवी फुटेज आएंगे, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ये बैठकर घटना को अंजाम दिया? देखिए, अभी तो बहुत प्रारंभिक स्तर पर सब कार्रवाई हुई है और सारा कुछ इसमें एविडेंस बेस्ड ही रहेगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पहचान 100% सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर से आ रही है खबर। पन्नानगर में सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा। 16 दिसंबर को 6 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों पिता पुत्र पर कट्टा से फायर कर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 750 ग्राम सोना, 12 किलो चांदी की दुकान बंद कर घर जाते समय हुई थी लूट। पुलिस ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे की हुई है 3 आरोपी फरार। फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी वीरेंद्र यादव एक अन्य मामले में यूपी जेल में बंद है। कुल 30 लाख रुपए का मशरूका जबलपुर पुलिस ने किया बरामद। 152 ग्राम सोना और 3.5 किलो चांदी सहित 1 लाख नगद हुआ है बरामद। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पन्नानगर क्षेत्र में निकाला जुलूस। देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 16 दिसंबर को शाम को लगभग 7:15 बजे पनागर कस्बे में भूरा ज्वेलर्स के जो मालिक हैं सुनील सोनी, वो दुकान बंद करके अपने पुत्र कान्हा सोनी के साथ अपने स्कूटर पर बैठ के, और 4 बैग थे, 2 स्कूटर के आगे रखे थे, 2 उनका पीछे जो पुत्र बैठा था वो अपने पास रखा था, वो लेकर दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। घर उनका रोड पार करके गली में ही घर है। जब तक वो घर पहुंचते उससे पहले ही 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला करके, फायर करके, उनके बेटे को सिर में चोट पहुंचा के, और जो 4 झोले थे जिसमें सोने चांदी के जेवर थे, कुछ कैश था, उसमें से 3 झोले ले जाने में वो अज्ञात बदमाश कामयाब हुए थे। घटना गंभीर थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ किया। सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर जो भी जानकारियां बदमाशों के बारे में जुटा सकते थे जुटाई जा रही थी। इसी बीच एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम को एक कामयाबी मिली, जबकि एक मुखबिर ने ये जानकारी दी कि इसमें जो बदमाश शामिल हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और इसी जानकारी को तस्दीक करने के लिए सीएसपी गोरखपुर महादेव नागौतिया जी और उनकी टीम, साथ में पनागर थाने की टीआई विपिन ताम्रकार और उनकी टीम उत्तर प्रदेश गई। और उत्तर प्रदेश में एक संदेही जिसका नाम था दीपक त्रिपाठी, वो सीएसपी नागौतिया जी की टीम को मिला। उससे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसके आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना की गई, जहां से एक और अन्य संदेही गोविंद पांडे मिला। इन दोनों ही संदेहियों को जब थाना पनागर लाया गया और सीएसपी आधारताल राजेश्वरी और टीआई विपिन ताम्रकार की टीम ने उनसे गहराई से पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि इस वारदात में 6 आरोपी शामिल हैं। दीपक त्रिपाठी, गोविंद पांडे, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी, वीरेंद्र यादव और रंजीत यादव। ये आ जाओ राजेश्वरी, आ जाओ। ये 6 जो आरोपी हैं, इन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक इसमें से 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से लगभग 150 ग्राम सोना और लगभग 2.5 किलो नहीं 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव, वो जो है 23 तारीख को प्रतापगढ़ में न्यायालय में उसने सरेंडर किया किसी अन्य अपराध में, और वर्तमान में प्रतापगढ़ जेल में है। उसको भी शीघ्र ही पनागर पुलिस जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लाएगी।
शेष जो 3 आरोपी बचे हैं, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी और रंजीत यादव, इनकी भी सरगर्मी से सभी टीमें तलाश कर रही हैं। सर चूंकि ये इनिशियली पल्लवी शुक्ला जी और नागोतिया जी की टीम ने दीपक त्रिपाठी को पकड़ा था, तब जब प्रारंभिक पूछताछ की गई और गोविंद पांडे ने फिर उसकी पुष्टि की, तो इनमें से जो एक आरोपी वीरेंद्र यादव है, वो लगभग घटना के 2 माह पूर्व से इस क्षेत्र में रहकर रैकी कर रहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023 में गौसलपुर में एक वारदात घटित हुई थी, जिसमें कि एक सुनार को इसी तरीके से जैसे ये वारदात हुई है उसको लूटा गया था, उसमें भी दीपक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। सर इन पर जिले में और कितनी इन्होंने लूट की है? देखिए, ये जो गैंग है इसकी जो जानकारी अभी तक हमको मिली है, नागपुर में इसी तरह से सुनार को लूटा गया, पनागर में सुनार को लूटा गया। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में इनके विरुद्ध यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। जब भी कोई सुनार अपनी दुकान से सामान निकाल के ले जाता है, उसी समय ये लूट को कारित करते हैं। और ये जो इसमें वीरेंद्र यादव है, इसके विरुद्ध 2 दर्जन से ज़्यादा लूट, हत्या का प्रयास और अन्य अपराध हैं। और ये सभी जितने बदमाश हैं, ये सभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और लूट की कई घटनाओं को पूरे देश में अंजाम ये दे चुके हैं। सर पनागर में लूट कितने हुई थी, ये अभी तक जानकारी जो नहीं हो पाई? जो सुनील सोनी जो हैं, जो घायल हुए थे, उनके भाई सुशील सोनी द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसमें 750 ग्राम सोना और 10 से 12 किलो चांदी की रिपोर्ट उन्होंने लिखवाई गई थी। सर इनने गोली भी चलाई थी, तो क्या हथियार फिर कहाँ से थे, किसके थे, कहाँ से लाए? अभी जो जानकारी प्रारंभिक पूछताछ में लगी है, उसमें वीरेंद्र यादव द्वारा ये फायर करना, जो 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने वीरेंद्र यादव द्वारा फायर करना बताया है। और जैसे ही वीरेंद्र यादव की फॉर्मल गिरफ्तारी होगी, प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जाएगा, तो आगे की कार्रवाई होगी। बाकी आरोपी कहाँ की है सर? सभी पूरे 6 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जो कनेक्शन है वो प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों से है। सर इनसे भी हथियारों की कोई बरामदगी नहीं की है? अभी इन दोनों आरोपियों से जो घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल थी वो और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है। और जो इन्होंने सामान लूटा था वो बरामद किया गया है। जो पूछताछ इनसे हुई है उसमें ये जानकारी मिली है कि वीरेंद्र यादव जो है ये एक शातिर वाहन चोर भी है। और जो तीनों मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी, तीनों उत्तर प्रदेश की चोरी के वाहन थे। जिस दिन इनको घटना करनी थी उस दिन ये वहाँ से चले उत्तर प्रदेश से और सीधे चलते हुए 15 तारीख को, ये घटना उन्होंने पहले करने का प्रयास 15 तारीख को किया था। 15 तारीख को ये घटनास्थल पहुँच भी गए थे, लेकिन उसी समय पुलिस का जो FRV है, जो फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल डायल 112 वाला जो है, वो इनको वहाँ मौके पे दिखा, तो ये वहाँ से पलट के वापस हो गए। फिर 16 तारीख को पुनः इन्होंने वारदात की। जबलपुर में कहाँ रह के राइफल कर? जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे हुई है उसमें घटना वाली 15 तारीख को जब ये घटना नहीं कर पाए तो भेड़ा घाट में एक धर्मशाला में रुकना इन्हें स्वीकारा है। और जो दूसरा प्रश्न आपका है कि कहाँ ये जबलपुर में रहे, तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो जो कृषि उपज मंडी है दीनदयाल चौक, उसके आसपास कमरा किराए में लेना पता चला। सर इनका कोई साथी लोकल भी है क्या? अभी तक की जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आगे विवेचना जारी है, कोई आएगी तो उसको भी शामिल किया। इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद गरमाई सियासत। 2 दिन पहले महापौर, कलेक्टर और कमिश्नर ने जल शोधन संयंत्र में पानी पीकर घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का किया था दावा। आज से कांग्रेस ने शुरू की पानी की जांच की मुहिम। महापौर के वार्ड से की अभियान की शुरुआत। लोगों के घरों तक जाने वाली नगर निगम की पाइपलाइन से लिए पानी के सैंपल H2S वायल वाटर टेस्टिंग किट के जरिए किया पानी का टेस्ट। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने नगर निगम द्वारा घर घर पहुंचाए जाने वाले पानी में खतरनाक बैक्टीरिया होने का किया दावा। कई घरों से पानी के सैंपल लेकर लोगों के घरों पर रखवाई सैंपल वाली बॉटल्स। 48 घंटों में पानी का रंग लाल या काला हुआ तो पानी दूषित माना जाता है। शहर के सभी 69 वार्डों में कांग्रेस करेगी पानी की सैंपलिंग। आज कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ मदन महल आमनपुर नरसिंह वार्ड में आए, पानी का निरीक्षण किया और पूरी चेक किया गया है। जहाँ जहाँ पे नालियों से लाइन गुजर रही है वहाँ पे सुधार की आवश्यकता बताई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये इंदौर जैसी घटना हमारे यहाँ भी दोबारा होए। आपने भी अपने घर से सैंपल दिया है? हाँ, हमारे घर से हमने पानी का सैंपल दिया है और जांच होगी उसकी। आपका नाम?
सतीश चंद्र राय। ये आज घर घर से पानी कलेक्शन कर रहे हैं। जी, देखिए जैसा कि आपने देखा कि इंदौर में जो आपदा आई है जहरीले पानी से, वहाँ पर दर्जनों मौतें हुई हैं और उसका कारण जो निकल के आया कि जो पानी की मेन टंकी होती है वहाँ से जब पाइपलाइन की वेन्स जाती हैं वो नाले से होती हुई जाती है। आपको ध्यान हो आज से 3 साल पहले से स्वच्छ जल क्रांति कांग्रेस ये अभियान चला रही है और कांग्रेस ने इसका पर्दाफाश भी करा था कि कैसे जबलपुर में 90% जो पानी पहुँचाया जाता है वह दूषित और जहरीला पानी रहता है। जबलपुर में 2 बैक्टीरिया पीने के पानी में बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, ई कोली और कॉलीफॉर्म। ई कोली वह बैक्टीरिया है जो 100 ml पीने के पानी में उसकी मात्रा अधिकतम 10 ml होना चाहिए, मगर जबलपुर में कहीं ना कहीं 500 पाई जा रही है, कहीं 600 पाई जा रही है, कहीं 1000 तक पाई जा रही है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जिसकी मात्रा 0 होना चाहिए वो 150, 200, 250 तक पाई जा रही है। और इसका सिर्फ एकमात्र कारण है, जब पीने की पानी की टंकी की आप जांच करते हैं वहाँ पानी आपको स्वच्छ मिलता है, लेकिन जब वहाँ से पाइपलाइनों से पानी जाता है, नाले से होता हुआ जाता है और जब व्यक्ति के घर की नल की टोटी में निकलता है तब तक वह कंटेमिनेटेड हो चुका होता है, तब तक वो जहरीला हो चुका है और ये दोनों वायरस उसमें प्रवेश कर चुके होते हैं। जब माननीय महापौर जी कांग्रेस में थे, स्वाति गोडबोले जी महापौर थी, तब भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। उस समय तक माननीय महापौर जी इस बात से सहमत थे कि जबलपुर में अधिकतर जो पानी की सप्लाई है वह जहरीली है, वह दूषित पानी है। जैसे ही वे भाजपा में जाते हैं पानी स्वच्छ हो जाता है। तो आज हम उनके वार्ड में प्रशिक्षण करने आए और आपने खुद देखा पाइपलाइनें नाले के अंदर डूबी हैं। ये घरों पे हम जो H2S किट है, जो राष्ट्रीय मानक प्राप्त किट है, उसको यहीं के जो रहवासी हैं उनके घर के पीने के पानी से भरवा रहे हैं, उनकी ही घर की छत पे रख रहे हैं कि वे स्वयं देख ले आपके पानी की क्या स्थिति है। वह H2S बॉटल में 2 दिन के अंदर जितना पानी मटमैला और काला होता जाएगा उतना वह पानी जहरीला है, उतना उसमें ई कोली बैक्टीरिया और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बहुतायत में उसमें मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसका हम लोग केमिकल टेस्ट कराएंगे। अमूमन समूचे जबलपुर में यही स्थिति है। लगभग 15 साल में 250 करोड़ रुपए पाइपलाइन मेंटेनेंस के नाम पे खर्च कर दिए जा चुके हैं, मगर जबलपुर में इन 2 जो बैक्टीरिया जो लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं उसमें कहीं कोई विराम नहीं लगा है। हमारी प्रयास है कि सत्ता अगर इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सत्ता अगर इंतजार कर रही है कि इंदौर जैसे यहाँ पर हालात हों, तो हम लोग उस इंतजार को नहीं कर सकते। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए समूचे जबलपुर की जो हमारे रहवासी हैं वार्ड स्तर पे जाके इसकी उनके घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है उसकी हम लोग जांच करेंगे। जहां भी ये बैक्टीरिया पाया जाएगा केमिकल टेस्ट करा के वहां पर दबाव बना के वो पाइपलाइनों को नालों से मुक्त कराने का काम किया जाएगा। जमीनी विवाद के चलते युवक की चाकू से गोद कर हत्या, युवक पर 15 से अधिक चाकू के वार। मृतक युवक है निगरानी शुदा बदमाश। आधारताल पुलिस ने चंद घंटों में किया आरोपी को गिरफ्तार। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक को जमीनी विवाद के चलते चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान हत्यारे ने युवक पर लगभग 15 से ज्यादा चाकू के वार किए, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना मिलते ही आधारताल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहाँ आज शव का पीएम और पंचनामा कार्यवाही पर कर शव परिजन को सौंप दिया गया। वही आधारताल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक निगरानी शुदा बदमाश है और अभी कुछ दिन पूर्व ही उड़ीसा के एक जेल से छूटकर बाहर आया था। बताया जाता है कि मृतक का नाम अनिल चौधरी है, जो बीती रात पुराना कंचनपुर हरदौल चौक चौधरी मोहल्ला स्थित अपने घर के पास ही खड़ा था। तभी रात लगभग 11 बजे के घर के पीछे रहने वाला वीरू चौधरी उसके पास आया और विवाद करने लगा। विवाद के दौरान वीरू चौधरी ने चाकू निकाला और अनिल चौधरी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि मृतक का उसके घर के पीछे रहने वाला वीरू चौधरी से जमीनी विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर वीरू चौधरी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही आधारताल पुलिस एक्शन में आई और चंद घंटों के अंदर ही आरोपी वीरू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। वही पुलिस का कहना है कि मृतक अनिल चौधरी आधारताल थाना क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश है और 2 दिन पूर्व ही उड़ीसा के जेल से आया है। उस पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज था। उसी मामले के जेल में बंद था। अनिल चौधरी पर भी लगभग 13 मामले आधारताल थाने में दर्ज बताए जा रहे हैं। हालांकि आरोपी वीरू चौधरी पर भी गोरा बाजार थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज है। अनिल चौधरी नामक युवक की हत्या हुई है। उस हत्या में जो कारण आया, अनिल चौधरी जो है वो थाना आधारताल की गुंडा सूची में था और 2 दिन पूर्व ही उड़ीसा में NDPS के मामले में उड़ीसा की जेल से छूट के आया था। अनिल चौधरी का एक घर है जो कंचनपुर आधारताल में है। उस घर का पिछला हिस्सा जो है वीरू चौधरी नामक युवक ने खरीदा था, जो मूल रूप से हनुमानताल क्षेत्र का रहने वाला था। वीरू चौधरी का इसके पिता जो नन्हे करिया चौधरी हैं, अनिल चौधरी के पिता, इनसे भी विवाद होता रहा और फिर जब ये जेल से छूट के आया तो इससे भी विवाद हुआ और उसी पे से वीरू चौधरी ने ये हत्या जो है
अनिल चौधरी की थी। वीरू चौधरी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। सर वीरू का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी तक जो जानकारी मिली है कि वीरू चौधरी के विरुद्ध गौरव बाजार थाने में अपराध दर्ज है, उसकी विस्तृत जानकारी ली जा रही है। हत्या किस चीज से हुई थी? जो उसने हत्या की थी जिस चाकू से, वो भी बरामद कर लिया गया। हाँ, अभी तक ये जानकारी आई है। जबलपुर से आ रही है खबर। बदमाशों के हौसले बुलंद, भगवान टेंट हाउस के संचालक के घर ताबड़तोड़ बमबाजी। बदमाशों को पुलिस का खौफ हुआ खत्म। बाइक सवार बदमाशों ने भगवान टेंट हाउस संचालक के घर एक के बाद एक चलाए बम। क्षेत्र में मची सनसनी। मौके पर पहुंची घमापुर पुलिस। बीती रात बदमाशों ने पथराव करके की थी बमबाजी। टेंट संचालक की बेटी हुई थी बमबाजी में घायल। फिर बमबाजी की वारदात से घमापुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। कल एक घटना हुई थी आपके, उसमें बच्चे भी घायल हुई थी। जी जी। आज क्या पूरा घटनाक्रम है कल से लेके आज तक? सर कल 4 तारीख को हमारे घर के सामने भगवान टेंट हाउस में बहुत पत्थरबाजी और बमबाजी हुई, जिसमें मेरी बच्ची जैस्मिन थदानी घायल हुई। वो अभी भी विक्टोरिया में भर्ती है और उसकी हालत थोड़ा ख़राब है। और सर आज मुझे अभी फ़ोन के द्वारा सूचना मिली कि हमारे घर पे 2 बम फिर चला के गए। मेरी बच्ची वॉक कर रही थी छत पे, तब उसने देखा ऋषभ वर्मा और अभी और सामर्थ ठाकुर, इन तीनों ने बम चला के ये गाड़ी से निकल गए। कितने बजे की घटना है? ये 10:40 के लगभग की घटना है। क्या इनसे विवाद है? पुराने क्या हुआ? बस सर यही विवाद है, वो हमारे मकान के पीछे पड़े हुए हैं और ये हमारे एकदम जान लेने पे तुल गए हैं ये लोग। कल भी आपने FIR करवाई? जी कल भी करवाई थी सर, और हमारी बच्ची को बहुत चोट लगी है। और आज भी फिर? जी आज भी फिर इनने किया और मेरी बच्ची ऊपर बड़ी वाली जो वॉक कर रही थी उसने देखा इनको। जबलपुर जिले में इन दिनों कोहरे के बीच पिकअप वाहन चालकों की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते हुए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया जबलपुर से भोपाल मार्ग में, जहां पर 60 से ज्यादा पिकअप वाहन में भेड़ बकरियों की तरह महिलाएं, बच्चे और पुरुष भरकर तेज रफ्तार कोहरे के बीच वह वाहन दौड़ा रहा था, जिसकी तस्वीरें खबर सवेरा न्यूज के कैमरे में कैद हुई है, जो हैरान कर देने वाली थी। इधर इस पर पूरे मामले की तस्वीर सामने आने के बाद जबलपुर पुलिस ने उसे संज्ञान में लेकर शहर से लेकर सभी 36 थानों को नजर रखने और इस तरह के लापरवाह वाहन चालकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। देखिए बिल्कुल सही है कि लोक परिवहन का साधन हो चाहे अन्य परिवहन का साधन हो, उसमें सुरक्षित वाहन चालन सबकी प्राथमिकता होना चाहिए, चाहे वाहन मालिक हो या वाहन चालक हो। वो साथ में वाहन में बैठने वाले को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सवारी वाहन में ही बैठें और निश्चित स्थान जो दिया गया उसका पालन करें। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखने में आता है कई बार नियमों का उल्लंघन करते हुए लोडिंग व्हीकल्स में या फिर सवारी वाहन में भी संख्या से अधिक लोग बैठ जाते हैं और सुरक्षित तरीके से, जो घटना का मुख्य कारण बनता है। यातायात पुलिस के द्वारा और पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर, और यदि आउटर मार्ग है तो थानों के माध्यम से समय समय पर कार्रवाई की जाती है ओवरलोडिंग के संबंध में, और समय समय पर सुरक्षित वाहन चालन हेतु एडवाइजरी भी जारी की जाती है। वर्तमान में जो घना कोहरा चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जबलपुर पुलिस के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि समस्त वाहन चालक लो बीम पर गाड़ी चलाएं, धीमी गति से वाहन चलाएं, सुरक्षा के जो गियर्स होते हैं, उपाय होते हैं, उनका ध्यान रखते हुए वाहन चलाएं। इसकी अपेक्षा सभी वाहन चालकों से की जाती है। इसमें खतरनाक दृष्टि से वाहन चलाने के संबंध में चलानी कार्रवाई, साथ में इंटरसेप्टर व्हीकल के माध्यम से जो तेज गति से वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, और पिछले 15 दिवस में इस संबंध में काफ़ी कुछ कार्रवाई की गई है। भूमाफिया ने आदिवासी सहित 7 लोगों के साथ की धोखाधड़ी। प्लॉट पर कब्जा न देकर हड़पे लाखों रुपए। पीड़ितों ने एसपी से लगाई गुहार। जबलपुर के समाधी और बरबटी में भूमाफिया मुकेश पटेल के द्वारा आदिवासी सहित करीब 6 लोगों के साथ प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। जब पीड़ित आदिवासी शिवा ठाकुर ने अपने प्लॉट पर कब्जे की मांग की तो मुकेश पटेल ने जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर शिवा ठाकुर व अन्य लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी। जहां पीड़ित आदिवासी शिवा ठाकुर और अन्य लोग न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत एसपी के समक्ष रखते हुए बताया कि मुकेश पटेल से उन्होंने कई वर्षों पहले प्लॉट खरीदा था, जिसका नामांतरण और रजिस्ट्री सभी चीज हो चुकी है। इसके बावजूद मुकेश पटेल उन्हें प्लॉट पर कब्जा नहीं दे रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा की गई, लेकिन पुलिस भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वह 2 साल से थानों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं शिवा ठाकुर ने बताया कि 2 दिन पहले सीएम मोहन यादव के आगमन पर वह अपने साथ हो रहे अत्याचार और भू माफिया की शिकायत करने पहुंचा था, लेकिन उसे नहीं मिलने दिया गया। वहीं शिवा ठाकुर और अन्य लोगों ने एसपी से कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
मैं ये लेके आया हूँ कि 23/8/2023 की मेरी एक कंप्लेन है। मेरी माताजी शांत हो गई थी तो मैं अपना प्लॉट लेने गया था मुकेश पटेल के पास, जिसकी दुकान है गोरखपुर गुरुद्वारे के सामने। ओम माँ नर्मदा नाम से मेडिकल की दुकान है उसकी, और उसका पूर्व में भी अभी केस चल रहा है नशीले दवाइयों का, और एक आदिवासी केस और चल रहा है। तो मैं वहाँ गया प्लॉट लेने, तो मैं उसको कहता है कि दोबारा प्लॉट लेने आना नहीं, मैं तुम्हारा कोई रजिस्ट्री नहीं किया हूँ और तुम्हारी माता राम को नहीं जानता। अगर वो मर गई है तो ऊपर से बुलवाओ तो मैं प्लॉट बताऊंगा कहाँ है। ये प्लाट की जो लेन देन हुआ ये 8 साल पहले हुआ। पिछले मैं 2.5 साल से भटक रहा हूँ, 2023 से भटक रहा हूँ। मैंने शिकायत पहले दिया एसपी अपने आज़ाद थाने में दिया, फिर आज़ाद थाने वाले बोले ये मामला गोरखपुर का, तो गोरखपुर थाने गया। फिर जब दोनों थाने में सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैंने 2023 में ही यहाँ एसपी ऑफिस में दिया, फिर एसपी ऑफिस के बाद सीएसपी ऑफिस में दिया, फिर मैं मुख्यमंत्री हाउस भी गया, मैं मुख्यमंत्री हाउस भी गया, भोपाल भी गया मैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री आए हुए थे मानस भवन में, वहां भी मैंने उनको लेटर पकड़ा है, फिर भी एक देखिए आदिवासी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये प्लाट हमारी माता राम ने ली थी, ये लगभग कीमत तो नहीं मालूम, लेकिन आए दिन देखिए मुझे धमकी मिल रही है। और मेरे घर के आसपास चक्कर प्लाट है बरबटी में, समाधि रोड के पास, और भी लोग हैं, सबके प्लॉट है। बताओ भैया कहाँ कहाँ? लगभग है 7 से 8 लोगों का प्लॉट है वहाँ पर। 1000 की कटिंग है और सबकी रजिस्ट्री हो चुकी है। उसके बाद भी कोई कब्जा नहीं। अरे हमको न्याय नहीं मिल रहा भैया। आपका नाम? मेरा नाम शिवा ठाकुर। और अगर कल को मेरे को रास्ते में या मेरे घर के आसपास अगर मेरे को कुछ होता है, कोई भी दुर्घटना में अगर मैं मरता हूँ, उसका जिम्मेदार सिर्फ मुकेश पटेल रहेगा, ये बात लिख लेना। क्योंकि ना मेरे को प्रशासन से मदद मिल रही है और ना ही तो मेरे को किसी से मदद मिल रही है। इसका जिम्मेदार सिर्फ मुकेश पटेल होगा। पटेल को लेकर के कोई मंत्री को लेकर के मामला है, कैसा क्या? ये जो आवेदक है शिवा ठाकुर, इनके द्वारा एक आवेदन जून 2023 में दिया गया था, जिसमें जाति सूचक शब्दों को लेकर और कुछ जमीनी विवाद से रिलेटेड एक शिकायत गोरखपुर थाने में दी गई थी, जिसकी जांच टीआई द्वारा की गई है। आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कितने लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है और रजिस्ट्री हो चुकी है? ऐसा मामला अभी तो सिर्फ शिवा ठाकुर ने जाति सूचक शब्दों को लेके शिकायत करी है। वो जो भी मामला होगा उसके आगे और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवेदक का कहना है कि 2-2.5 साल से वो चक्कर काट रहे हैं न्याय का। अभी सीएम को भी इन्हें पत्र दिया था। अभी हमारे पास आवेदक अभी आए हैं, वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।